फ्रेंड्स, आज हम इनकम टैक्स में व्यवसाय अथवा पेशे से लाभ शीर्षक में व्यवसाय और पेशे से आय संबंधी कुछ सामान्य प्रावधान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी आय के प्रत्येक शीर्षक की अपनी विशेषता होती है और व्यवसाय अथवा पेशे से लाभ ज्ञात करते वक्त हमें कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखना है, कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है। इसमें पहली बात आती है लेखांकन पद्धति, अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यानी किसी भी व्यवसाय अथवा पेशे से लाभ की गणना जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें यह देखना होगा कि उस व्यवसाय के द्वारा समुचित लेखांकन पद्धति को अपनाया गया है या नहीं। और इस संबंध में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी करदाता जो व्यवसाय अथवा पेशे से आय अर्जित करता है उसे दो पद्धतियों में से किसी भी एक लेखांकन पद्धति को अपनाना है। तो पहली पद्धति है व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक पद्धति, मर्केंटाइल और कॉमर्शियल सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत जब व्यापारिक लेखे जब बनाए जाते हैं तो उसमें गत वर्ष की समस्त आय गत वर्ष में ही कर योग्य होगी, चाहे ऐसी आय गत वर्ष में प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। और इसी तरीके से गत वर्ष के सभी खर्चों को गत वर्ष में ही अपलिखित किया जाएगा, चाहे उनका भुगतान हुआ है या नहीं हुआ है। तो व्यापारिक पद्धति में अंतिम खाते बनाते समय मुख्य रूप से अदत्त व्ययों यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और पूर्वदत्त व्ययों यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए और एडवांस इनकम या एक्रूड इनकम के लिए समायोजन किया जाता है। और इस पद्धति को एक्यूरल बेसिस के आधार पर अर्जित या देयता के आधार पर लेखा रखना भी कहा जाता है। तो अगर कोई व्यवसायी मर्केंटाइल सिस्टम को अपनाता है तो उस हिसाब से अपने लेखे बनाएगा। और दूसरा सिस्टम है कैश सिस्टम, रोकड़ पद्धति। और इस कैश सिस्टम के अंतर्गत केवल ऐसी आय को ही शामिल किया जाता है जो कि गत वर्ष में प्राप्त हो गई है, चाहे उसका संबंध पिछले अवधि से हो या आगामी अवधि से हो। और इसी प्रकार से इस विधि में केवल ऐसे खर्चों को घटाया जाता है जिनका कि गत वर्ष में नगद भुगतान कर दिया गया है, चाहे वे गत वर्ष से संबंधित हो या किसी अन्य अवधि से संबंधित हो। तो यह पद्धति जो है कैश सिस्टम है, यह विशेष रूप से पेशागत आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सेवा प्रदान करने का काम करते हैं और उन्हें यह पूर्ण विश्वास होता है कि उनकी उस सेवाओं का पारिश्रमिक मिलेगा अथवा नहीं। दोनों की मिश्रित पद्धति स्वीकृत नहीं होगी, यानी मर्केंटाइल सिस्टम अगर अपनाना है तो पूरा का पूरा मर्केंटाइल सिस्टम ही अपनाया जाएगा, और अगर कैश सिस्टम अपना रहे हैं तो कैश सिस्टम को ही अपनाना होगा। इसका मिक्स इसमें मान्य नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है अनिवार्य रूप से लेखा पुस्तकें रखना। व्यवसाय अथवा पेशे से सही आय ज्ञात करने के उद्देश्य से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 44AA में विशेष शर्तों की पूर्ति होने पर करदाता को लेखा रखना अनिवार्य किया गया है, चाहे उसने वाणिज्यिक आधार पर लेखे बनाए हों या रोकड़ आधार पर लेखे बनाए गए हों। तो इसमें करदाताओं को वर्गीकृत किया गया है और वर्गीकरण 3 वर्गों में किया गया है। पहला है विशिष्ट प्रकार का पेशा करने वाले व्यक्ति, यानी यदि कोई करदाता किसी विशिष्ट प्रकार के पेशे में लगे हुए हैं। विशिष्ट पेशे में आता है वकालत, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या टेक्निकल एडवाइज़र, इंटीरियर डेकोरेटर या अन्य घोषित पेशा अगर इसमें लगे हुए हैं तो उनको 2 श्रेणियों में भी फिर बांटा गया है। यानी ऐसे पेशेवर व्यक्ति जिनकी सकल प्राप्तियां पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1.5 लाख रुपए से अधिक रही हो। तो गत वर्ष यानी यदि कोई करदाता ऐसा है जो कि विशिष्ट पेशे में लगा हुआ है और उसकी सकल प्राप्तियां गत वर्ष के 3 वर्षों में कभी भी 1.5 लाख से अधिक रही हो या गत वर्ष में व्यापार प्रारंभ करने पर इस सीमा से अधिक होने की संभावना है, तो उस व्यक्ति को अपने लेखे नियमानुसार रखने होंगे। बी कैटेगरी में आता है ऐसे पेशाकार जिनकी सकल प्राप्तियां पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1.5 लाख से अधिक नहीं रही है, या गत वर्ष में ही अगर उन्होंने अपना पेशा चालू किया है तो उन्हें लेखे नियम 6F के अनुसार रखना अनिवार्य नहीं है। उसे अपने लेखे इस प्रकार रखने होंगे कि कर निर्धारण अधिकारी आय की गणना कर सके। और अन्य व्यवसायी एवं अनिर्दिष्ट पेशाकार जिन्हें लेखा रखना अनिवार्य है, तो अगर कोई ऐसा व्यवसायी है जो कि या कोई अनिर्दिष्ट पेशा करने वाला व्यक्ति है तो उसे
गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभ यदि 2.5 लाख से अधिक हों या सकल प्राप्तियां या सकल बिक्री उसकी 25 लाख रुपए से अधिक रही है तो इस श्रेणी में वर्णित करदाताओं के लिए आयकर नियम 1962 में अलग से कोई नियम नहीं बनाए गए। इसलिए इन श्रेणी में आने वाले करदाताओं को अपने लेखे इस प्रकार रखने होंगे जिससे कि कर निर्धारण अधिकारी उनकी आय की गणना सरलता से कर सके। और अन्य प्रकार के व्यवसायी या पेशाकार, यदि कोई करदाता उपयुक्त वर्णित 2 श्रेणियों में नहीं आता है तो ऐसे करदाताओं के लिए अपने व्यवसाय अथवा पेशे के लिए लेखे रखना अनिवार्य नहीं। अब इसमें अन्य प्रावधान है कि व्यवसाय अथवा पेशे के लिए लेखे रखने संबंधी प्रावधान इस प्रकार हैं कि परिकल्पित आय के संबंध में लेखे रखना अनिवार्य नहीं है। यानी यदि किसी करदाता की का कर निर्धारण धारा 44A(e) यानी ट्रांसपोर्टरों की परिकल्पित आय, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनको ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, और उनकी इनकम को प्रेज्यूम्ड इनकम या परिकल्पित आय ज्ञात करके उन पर टैक्स लगाया जाता है। तो परिकल्पित आय के अंतर्गत के आधार पर अगर उनको उनकी आय का निर्धारण होता है तो उन्हें लेखे रखना अनिवार्य नहीं है। खाते सुरक्षित रखने, यानी व्यवसाय को अपने खाते उस स्थान पर रखने चाहिए जहाँ सामान्यतः व्यवसाय करता है, और ऐसे सभी खाते बीजक, रोकड़ बही, खाता बही को 6 वर्षों तक उन्हें सुरक्षित रखना होगा। और यदि किसी करदाता के लिए लेखे रखना अनिवार्य है और करदाता ने लेखे नहीं रखे हैं तो उस पर 25,000 रुपये की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। खातों का अनिवार्य अंकेक्षण, यानी जिनको खाते रखना अनिवार्य है उनको अपने खातों का चार्टेड अकाउंटेंट से अंकेक्षण भी करवाना कंपलसरी है। यानी एक ऐसा व्यवसायी जिसकी वार्षिक बिक्री का टर्नओवर जो है या सकल प्राप्तियां कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष में 2 करोड़ से अधिक हो तो उन्हें ऑडिट करवाना ज़रूरी है। या एक प्रोफेशनल व्यक्ति जिसकी सकल प्राप्तियां कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष में 50 लाख से अधिक हो तो उसे अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाना ज़रूरी है। और गत वर्ष का निर्धारण, यदि करदाता कोई भी व्यवसाय या पेशा गत वर्ष में संचालित करता है तो ऐसे व्यवसाय अथवा पेशे के लाभों पर व्यवसाय अथवा पेशे से आय शीर्षक में कर लगेगा। गत वर्ष से मतलब निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व वाले वित्तीय वर्ष से है। जैसे कि कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए गत वर्ष 19-20 होगा, जो कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक होगा। एकल व्यवहार क्या है, यानी यदि किसी व्यवसाय का एक कार्य अनेक वर्षों में समाप्त हो और आय का निर्धारण कार्य समाप्त होने पर भी किया जा सकता हो तो जिस गत वर्ष में ऐसा कार्य समाप्त होगा उस गत वर्ष में उस कार्य पर होने वाली सभी व्ययों की कटौती दी जाएगी, और चाहे ऐसे व्यय किसी भी वर्ष में किए गए हों। जैसे यदि किसी ठेकेदार ने कोई ठेका लिया है जो 3 वर्ष में पूरा हो तो तीनों वर्ष के सभी व्यय एक साथ कटौती योग्य होंगे। प्रत्येक लेन देन में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, यानी देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन इन ईच ट्रांजेक्शन। किसी भी प्रकार की आय अर्जित करने के लिए कम से कम 2 पक्षकारों का होना पक्षकारों के मध्य अनुबंध होना आवश्यक है। और यदि एक व्यक्ति अपने व्यवसाय से विक्रय मूल्य पर आहरण करता है तो ऐसे आहरण पर हुआ लाभ व्यवसाय की आय में नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट है करदाता का लाभकारी स्वामित्व भी होना चाहिए। देयर शुड बी बेनिफिशियल ऑनरशिप ऑफ एसेसी ऑल्सो। व्यवसाय तो पेशे की आय इस शीर्षक में तभी कर योग्य होगी जबकि करदाता का उस व्यवसाय पर कानूनी स्वामित्व होने के साथ साथ लाभकारी स्वामित्व भी हो। जैसे यदि किसी व्यवसाय का कानूनी स्वामित्व तो एक ही पत्नी का है क्योंकि ए सरकारी सेवा में है, परंतु व्यवसाय का संचालन ए करता है और ए ही समस्त लाभ रखता है, तो ऐसे व्यवसाय की आय पर ए को कर देना होगा क्योंकि समस्त लाभ ए प्राप्त कर रहा है। यहाँ ए का व्यवसाय पर बेनामी स्वामित्व माना जाएगा। यदि व्यवसाय में हानि हो तो उसका समायोजन हो सकता है, यानी यदि किसी वर्ष व्यवसाय में लाभ के स्थान पर हानि हो तो ऐसी हानि का समायोजन अन्य व्यवसायों के लाभों से हो सकता है। यदि उसी गत वर्ष में अन्य व्यवसाय का पर्याप्त लाभ न हो तो हानि का समायोजन अन्य शीर्षकों की आय के साथ भी हो सकता है। और यदि उस वर्ष में अन्य आय कम हो तो ऐसी हानि का समायोजन गत वर्ष से अगले 8 वर्षों में केवल व्यावसायिक लाभों में से हो सकता है। इससे संबंधित और नियम हम आगे हानियों की पूर्ति वाले चैप्टर में और पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है करदाता के सभी व्यवसायों की आय पर एक साथ कर लगेगा।
यदि करदाता अनेक प्रकार के व्यवसाय में लगा हुआ है तो करदाता के सभी व्यवसायों से होने वाली आय पर सम्मिलित रूप से टैक्स की गणना की जाती है। एंड स्टॉक का वैल्यूएशन, स्टॉक का मूल्यांकन यानी वित्तीय लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार तो अंतिम खाते बनाते समय स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और बाजार मूल्य में से जो भी कम हो उसके आधार पर किया जाता है। लेकिन इनकम टैक्स के उद्देश्य से लाभ की गणना करते समय भी इसी आधार पर स्टॉक का मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि आयकर अधिनियम 1961 में स्टॉक के मूल्यांकन के लिए कोई विशेष पद्धति को नहीं बताया गया है। तो कोई भी करदाता स्टॉक के मूल्यांकन की किसी विशिष्ट पद्धति को अपनाने के बाद आगामी वर्ष में उसे स्वेच्छा से नहीं बदल सकता, और यदि किसी परिस्थिति में स्टॉक का मूल्यांकन करने का तरीका बदलना ज़रूरी है तो इसके लिए आयकर अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी, तभी परिवर्तन हो सकता है। तो स्टॉक का मूल्यांकन करते समय स्टॉक को विशेष स्थिति या विशेष स्थान पर तक लाने के लिए लगाए गए समस्त कर और व्यय स्टॉक की लागत में जोड़े जाएंगे, और यदि किसी विशेष प्रकार के कर की विशेष शर्तें पूरी होने पर वापसी हो सकती है तो ऐसे कर स्टॉक की लागत में सम्मिलित होंगे। तो स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए दो विधियों में से किसी भी एक विधि को अपनाना होगा। व्यक्तिगत विधि, पिकअप एंड चूज मेथड। इस विधि में स्टॉक के प्रत्येक मद के लिए लागत मूल्य और बाजार मूल्य की तुलना की जाती है और दोनों में से जो कम हो उस पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। और दूसरा है ग्लोबल मेथड, समग्र विधि। इस विधि में समग्र रूप से सभी प्रकार के स्टॉक की कुल लागत और कुल बाजार मूल्य की तुलना करके जो भी दोनों में कम हो उसे लिया जाता है। तो इस तरीके से हमें इन विशेष बातों को ध्यान रखना है किसी भी व्यवसाय अथवा पेशे की आय की गणना करते वक्त।